प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर एनालिसिस का जो चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर अब आपका जो मेन फंडा है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी तक बच्चों जो हमने पढ़ा है वो आपका कहीं ना कहीं पीछे से रिलेटेड था, ठीक है, जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा जो बेसिक था। अब जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होने जा रही है, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से और जो आगे गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उनके लिए भी ये पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज आपके जो थर्ड चैप्टर है कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी, यानी अभी तक बच्चों आपने लिमिट पढ़ी है, कंटिन्यूटी भी पढ़ी और फंक्शन भी पढ़ा है, लेकिन उनमें आपने सिर्फ सिंपल फंक्शन को पढ़ा था जो रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी जिनके अंदर आंसर आप रिजल्ट जो भी उनका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है और जो उनका रेंज वो भी रियल नंबर होता है। लेकिन अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फंक्शन क्या होंगे, उनका जो डोमेन होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उनकी जो रेंज होगी वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी कि यदि कोई पॉइंट z आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन से अलग अलग वैल्यू को ग्रहण कर सकता है। कहने का अर्थ ये हो गया बच्चों, जैसे z है, जैसे आपने सिंपल से पहले आप तो एक प्रीवियस पे आइए, पहले पीछे जो आपने पढ़ा वेरिएबल क्या होता है, जो x होता था यदि वो x बिलोंग R हो तो आप क्या लिखते हो, x अलग अलग रियल नंबर को ग्रहण करता है या नहीं करता। सेम वही बात बच्चों ये इस पे लागू होती है यदि z बिलोंग टू C, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो z यदि अलग अलग कॉम्प्लेक्स वैल्यू को ग्रहण करता है, सम्मिश्र मान को ग्रहण करता है, तो z को हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी सम्मिश्र चर। क्या बोला जाएगा, सम्मिश्र चर बोला जाएगा। बात समझ आ गई? जो बेसिक फंडा है वो दिमाग में बैठ गया होगा। ये मेरे कहने का अर्थ क्या है भी, जैसे आप x को पीछे अभी तक आपने पढ़ा भी, आपको ये दे दिया होता था कि x बिलोंग R, तब आपने अलग अलग बहुपद बनाई, जो भी फलन बनाई, तो हमें आप उसमें क्या करते हो, x की अलग अलग वैल्यू पुट करते हो, कोई ना कोई रियल नंबर ही होता है। तो बस अब आपको क्या करना है, z की अलग अलग वैल्यू जरूर पुट करनी है, लेकिन वो सब क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। बात समझ आ गई? तो यदि ऐसा होता है, z के अलग अलग मानों के लिए वो बात सेटिस्फाई करते हो आप, तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। बात समझ आ गई बच्चों? कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो सिंपल सी बात है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा जो, एक थोड़ा सा सोचिए, दिमाग में जोर डालिए, क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, यदि कोई फलन z से z पे हो तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यानी सम्मिश्र फलन बोला जाएगा। बस समझ आई या नहीं आई? ये बच्चों देखो, अब आपको सब पूरी डेफिनेशन देखो, फलन क्या होता है ये आप सब जानते हो कि एक सेट से दूसरे सेट में भाई यदि a से b में कोई भी प्रतिबिंब है, वो फलन कब बोला जाएगा, जब a के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, तब उसे आप फलन कहते हो। तो फलन की डेफिनेशन तो आप सब जानते हो। मैं उसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि अभी तक जो आपने फलन पढ़े थे उनका जो डोमेन और रेंज होता था वो रियल नंबर के अंदर होता था। हाँ, रियल नंबर का कोई ना कोई सबसेट हो सकता है, मैं ये तो नहीं, ये नहीं है कि कंप्लीटली रियल नंबर था, जैसे नेचुरल नंबर हो सकता था, z हो सकता था, रेशनल नंबर है, लेकिन है तो रियल नंबर के सबसेट है। लेकिन अब यदि कोई फलन ऐसा हो जिसका डोमेन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो और जो उसका मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो आल टोटल है उनको डिनोट कर रहा हूँ, रेंज है वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है, तो ऐसा फलन क्या बोला जाएगा, सम्मिश्र फलन। तो जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए एफ जेड है,
इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स फलन क्या होगा, कैसे बनेगा, वो सारी बातें अब आपको समझनी है। मान लीजिए कि एफ जेड इक्वल टू क्या है, आपका जेड स्क्वायर है, और आप सब जानते हो जेड इक्वल टू बच्चों क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई। जेड का होता है एक्स प्लस से आइटा वाई होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यदि आप इसका होल स्क्वायर करोगे कुछ ऐसा नहीं रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आ जाएगा कि एफ जेड इक्वल टू मैंने जो जेड स्क्वायर लिया है, जब मैं यहाँ पर जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई रखूँगा तब होल स्क्वायर को सोल्व करने पर कुछ ऐसा रिजल्ट मेरे पास आएगा या नहीं आएगा। क्लियर हुई बात। तो यदि आप ध्यान से देखो तो इसको क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए ऊपर तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर थोड़ा सा आपके फोकस अच्छी तरीके से हो जाएगा। यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, जहाँ आपका यू एक्स वाई का मीनिंग हो गया कि यू कोई फलन है एक्स वाई का, एक्स और वाई यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी क्या है, एक्स वाई जो फलन है वो है 2xy। बच्चों अब इन जो बातों को मैंने लिखा है उन पे एक बार ध्यान से नज़र डालिए कि ये आपका xy का फंक्शन होगा, v भी xy का फंक्शन होगा। तो यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, सम्मिश्र फलन है, दो रियल वैल्यूड फंक्शन का जो x और y वेरिएबल होगा उनका एक कंबाइंड फलन बनेगा। दो अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, एक जैसे भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता भी ये अलग अलग भी होंगे, एक जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो अलग अलग या दो फलनों का अलग अलग जो दो फलन हो जो रियल वैल्यूड फंक्शन हो आपके, उनमें पहला फंक्शन प्लस आइटा इंटू दूसरा फंक्शन लेके जो भी फलन बनेगा वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। या कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जो रिप्रेजेंट हम करेंगे वो किया जाएगा यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, जहाँ यू एक्स वाई का मतलब ये हो गया कि यू एक्स और वाई का कोई ना कोई फलन है। वी एक्स वाई बच्चों ये डिनोट कर रहा है कि वी जो है वो भी एक्स और वाई का कोई ना कोई फलन है। क्लियर हुई बात, याद रह जाएगी कि भी यू है वो भी एक्स वाई का कोई ना कोई फलन है, वी है वो भी एक्स वाई का कोई ना कोई फलन है। बच्चों ये बात आपको स्पेशल याद रखनी है, क्योंकि जब हम आगे एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर हमें इसकी विशेष ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लिमिट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें इसकी विशेष जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम u और v दोनों के ऊपर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि भी u की लिमिट और v की लिमिट पता चल जाए तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट पता नहीं चल जाएगी। बात समझ आ रही है मैं कहने का क्या अर्थ है, भी यदि मान लो कोई फंक्शन है जब ये u प्लस आइटा v है, u की लिमिट पता चल जाए और v की पता चल जाए, u की लिमिट 2 हो v की 3 हो, तो एफ जेड की लिमिट हो जाएगी 2 + 3 आइटा। सिंपल सी बात है। कंटिन्यूटी भी u और v की चेक कर लेते हैं, ये कंटिन्यूस है तो फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो जो सारी प्रोसेस अब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे हम आगे, ठीक है। इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में ये जानकारी रखनी है। इस तरीके का कोई भी फंक्शन दिया हुआ आएगा उसके ऊपर ही हमारी प्रोसेस आगे चलेगी। क्लियर हुई। तो जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, अब इसके बारे में कुछ आगे चर्चा करते हैं। तो मैं थोड़ा रिवर्स चल रहा हूँ, पहले लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो बच्चों स्टार्टिंग में आपको शायद बताना चाहिए था, मैं भूल गया शायद बताना आपको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लॉग ज्ञात किया जा सकता है? भाई अभी तक आपने लॉग पढ़ा है बच्चों, कई बार काफ़ी पढ़ा हुआ, लॉग आपने अलग अलग नंबर का पता किया। क्या लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने लिखा है, क्या लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? क्या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग होता है? होता है तो क्या होगा, ज्ञात किया जा सकता है क्या? तो log ऑफ z क्या होगा? यदि मैं इसको log x प्लस आइटा वाई लिखूँ तो शायद आपके समझ ना आए, पढ़ा रहेगा। भाई ये तो कर नहीं सकते कि कोई बच्चा ये मत कर देना कि log x प्लस आइटा log y, ठीक है बच्चों, ये मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करें? इसको जो log ऑफ z है यानी log ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं कैसे सोल्व करूँ, यानी मुझे कैसे पता चले भी इसकी वैल्यू क्या होगी?
यदि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देकर उसका मैं लॉग की वैल्यू पूछ लूं तो बता सकते हो क्या? तो फिलहाल तो नहीं पॉसिबल है, ये इतना अभी तक आपको बताया भी नहीं गया। तो देखो जो बता रहा हूँ बच्चों वो ध्यान से सुनिए। यदि आपको याद हो, मैंने z को के 3-4 रूप बताए थे आपको। एक तो हम लिखते हैं x प्लस आइटा वाई, एक मैं इसको पोलर फॉर्म में क्या लिखता हूँ, इससे भी मेरी दिक्कत होगी लेकिन ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा, आइलर फॉर्म। यदि मैं इसको आइलर फॉर्म में लेके सॉल्व करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर देगा कि लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी लॉग z की वैल्यू क्या होगी मुझे बहुत इजीली पता चल जाएगी। बस समझ आई या नहीं? जो मेरे कहने का अर्थ है कि भी जो ये आपको मैंने 3 रूप बताए थे वो याद रखने ज़रूरी है। ये 3 रूप याद रखने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन होता है बच्चों वो क्या होता है, भी ज़रूरी नहीं होता कि कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व हो। कई बार उसको सॉल्व करने के लिए मैं पोलर फॉर्म पे भी आना पड़ेगा, कई बार ऑयलर फॉर्म पे भी आना पड़ता है। तो इसको यदि मैं ऑयलर फॉर्म में लिखता हूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, log r e की पावर आइटा थीटा। अब आप सब जानते हो 2 नंबर log के अंदर मल्टीप्लाई में हो, अलग अलग log में किस में आएंगे, प्लस में। log r प्लस log e की पावर आइटा थीटा। पावर का रूल आप जानते हो, पावर आगे आ जाती है, आइटा थीटा log e। अब बच्चों ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है शायद, ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा log r में r की यदि मैं वैल्यू लिखता हूँ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा थीटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, tan इनवर्स बी बाई ए होगा। फिर यदि a प्लस आइटा बी हो तो आप उसको लिखते हो tan इनवर्स b बाई ए, ठीक है। तो यदि यहाँ पे ये y अपॉन एक्स लिख दो, भाई क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई प्लस, फिर फोर्थ में माइनस, ठीक है। बाकी एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ एक्स लिखना चाहूँ तो मैं सिर्फ एक्स और वाई के अंदर रिलेटेड करना चाहूँ तो हाफ ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा अब बताइए क्या यदि मैं z को x प्लस आइटा वाई लेता तो क्या सीधा रिजल्ट ये मैं बना सकता था? तो सीधा रिजल्ट नहीं बन पाता, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात। तो बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यदि भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब आपको उसका log पता करना हो तो ये होता है log r प्लस आइटा थीटा ऑयलर फॉर्म में, ठीक है। और यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में दे दिया जाए, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई के रूप में दे दिया जाए तो उसका जो log आपसे पूछ लिया जाए तो उसके बच्चों log की वैल्यू ये आएगी। यदि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके दिमाग में रहेगा कैसे आया। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, पॉज कीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके बात दिमाग में रहेगी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का log आपको कैसे निकालना है। ठीक है बच्चों, बस एक बात याद रखना, ये एंगल चेंज होता रहता है, जो थीटा है वो चेंज होता रहेगा। पॉजिटिव रखें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब आपको इसे 2n पाई प्लस थीटा, क्योंकि जो रोटेशन 2n पाई प्लस थीटा उसी पोजीशन पे आएगा। यानी कि जब आप 1 यूज कीजिए, 2 यूज कीजिए, 3 तो आपको वही पोजीशन मिलती जाएगी जो आपको मैंने बताया था कि जैसे ये है। तो ये जो थीटा होगा वो 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू देगा आपको, बार बार में 2n पाई रोटेशन। तो कर दो इसको, क्लियर होगी बात। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो log कंप्लीट हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका log का फॉर्मूला ये होगा भी, इसको log r प्लस आइटा 2n पाई प्लस थीटा लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस 2n पाई यहाँ पे भी सॉरी लिखा जाएगा, फिर इसमें प्लस 2n पाई लिख दो, ओके। उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करते जाओगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो बात आती है वो सिंपल जो बातें हैं कि भाई टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होगा। तो पॉलिनोमियल का मतलब यानी बहुपद फलन आप जानते हो क्या होता है। सिंपल सी बात है कि a0 z की पावर n, n1 z की पावर n माइनस 1, a2 z की पावर n माइनस 2, इस तरीके से बच्चों यदि कोई चलता रहता है तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी z के घातों पे हो।
तो जैसे मान लो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, वो भी तो जेड का एक पोलिनोमियल ही फंक्शन ही है, अलग थोड़ी ना। ये जो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया वो भी तो जेड का पोलिनोमियल फंक्शन ही है, अलग तो नहीं हो जाएगा। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। रेशनल फंक्शन क्या होगा? यदि दो फंक्शन पी जेड अपॉन क्यू जेड अलग अलग टाइप में कुछ ऐसे हो, उनको ऐसा लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका रेशनल फंक्शन, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन यानी e की पावर z, इसको क्या लिखा जाएगा? e की पावर x प्लस आइटा y। इसको क्या लिखा जाएगा? e की पावर x प्लस आइटा y। e की पावर x डॉट, इसको क्या लिख दो? e की पावर आइटा y। ये क्या हो जाएगा? कोस y प्लस आयोटा साइन y, कुछ ऐसा। बस समझ आई बच्चों? कोई डाउट है तो देखो और बताओ। क्लियर होगी? कोई डाउट है क्या किसी को भी e की पावर z को मैं क्या लिख सकता हूँ? e की पावर x बार कोस y प्लस आइटा साइन y। क्लियर हो गया होगा? तो ऐसे बच्चों देखो मैंने क्या लिखा, e की पावर x आइटा x को हम क्या लिख सकते हैं? कोस x प्लस आइटा साइन x। यदि मैं माइनस से रिप्लेस कर दूं तो e की पावर माइनस आइटा x क्या हो जाएगा? कोस x माइनस आइटा साइन x। बस समझ आ गई? अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि यदि मैं इसे समीकरण नंबर 1 मानता हूं और इसे मानता हूं समीकरण नंबर 2, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 कोस x इक्वल आएगा e की पावर आइटा x प्लस e की पावर माइनस आइटा x। तो यहाँ से कोस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? e की पावर आइटा x प्लस e की पावर माइनस आइटा x डिवाइड बाई 2। बात समझ आई या नहीं है? देखिए बच्चों, कोई डाउट है बताओ। कोस की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? e की पावर आइटा x प्लस e की पावर माइनस आइटा x डिवाइड बाई 2। हम आपके अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ चुके हैं, ठीक है? यानी दिए गए फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू कैसे पता की जाएगी। तो सेम यदि यही प्रोसेस मैं इस पे आगे इस्तेमाल करता हूँ तो इसको मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, जिससे आपके कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कोई भी। एक्सपोनेंशियल समझ आ गया होगा भाई? चेयर करता है कि e की का z कैसे लिया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं लिखता हूँ e की पावर आइटा x, वो होता है बच्चों कोस x प्लस आइटा साइन x। और आइटा की जगह माइनस आइटा लेने पर ये बन जाएगा कोस x माइनस आइटा साइन x। 1 प्लस जब आप 2 करोगे तो 2 कोस x आएगा, e की पावर आइटा x प्लस e की पावर माइनस आइटा x। उसको इधर ले आओ तो कोस x हो जाएगा e की पावर आइटा x प्लस e की पावर माइनस आइटा x डिवाइड बाई 2। इक्वेशन नंबर 1 से 2 माइनस करोगे तो e की पावर आइटा x माइनस e की पावर माइनस आइटा x आ जाएगा 2 आइटा साइन x। तो यहाँ से बच्चों आपके पास साइन x की वैल्यू क्या आएगी? e की पावर आइटा x माइनस e की पावर माइनस आइटा x डिवाइड बाई 2। बात समझ आ गई होगी? कोई डाउट है क्या किसी को? यानी हमने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में हमने साइन और कोस की वैल्यू पता कर ली। तो e की पावर आइटा z, अब तो इसको यदि z से रिप्लेस कर दो तो कोस z क्या हो जाएगा? e की पावर आइटा z प्लस e की पावर माइनस आइटा z अपॉन 2। ठीक है? ये बच्चों 2 है नहीं कि z है, कोई कन्फ्यूजन मत हो जाना, ये 2 है। ठीक है? तो साइन आ गया, कोस आ गया, tan क्या होता है? tan होता है आपका साइन x अपॉन कोस x। तो डिवाइड करूँगा तो डायरेक्टली z आ जाएगा e की पावर आइटा x माइनस e की पावर माइनस आइटा x। सॉरी अपन बच्चों यहाँ पे 2 आइटा लगाना मैं भूल गया। ठीक है? तो अपॉन आइटा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, e की पावर आइटा x प्लस e की पावर माइनस आइटा x। ये बच्चों आपकी वैल्यू आ गई tan x की। ये किसकी वैल्यू आ गई? tan x की वैल्यू आ गई। अब बात रहेगी बचे हुए जो 3 और है। अब बात रहेगी जो बचे हुए 3 और है। तो बचे हुए 3 में तो आप जानते हो क्या होगा? बचे हुए जो 3 है
उनको आप जानते हो नहीं जानते हो अच्छी तरीके से? साइन कोस टेन के अलावा जो कोट होता है वो किसका रिवर्स होता है? टेन का। तो इसको उल्टा कर दो, टेन आ जाएगा। कोस को उल्टा कर दो, सेक आ जाएगा। और साइन को उल्टा कर दो, कोसेक आ जाएगा। क्लियर है? तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताइए, समझ आ गया? ये याद रखने, आगे जब हम इसके लिमिट के या और जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, आगे के जो टॉपिक हम सोल्व करेंगे, उनमें ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे। डायरेक्टली वैल्यू पता करनी होगी भी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको वैल्यू याद रखनी है, तो वैल्यू याद होगी तो आप डायरेक्टली इसमें रखोगे तो सोल्व आसानी से हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। जो हाइपरबोलिक, कुछ मिलता जुलता ही है, सिर्फ आइटा हटा दो। यहाँ पे बच्चों ये जेड के फॉर्मेट में बनाएगा, ये बना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। तो अब इसको ऐसे लिखा जाएगा कि साइन जेड क्या होगा? ई की पावर आइटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन 2 आइटा। ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। मैंने तो सिर्फ ये बनाने का तरीका बताया है। ठीक है, ये आपको सर यहाँ पे जेड हो तो कोस जेड क्या हो जाएगा? एक्स को जेड से रिप्लेस कर दो बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस आइटा जेड डिवाइड बाई 2। ठीक है, और जो टेन जेड है वो आपका क्या हो जाएगा? ई की पावर आइटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन आइटा ई की पावर आइटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आइटा जेड। क्लियर हुआ? सेम ये। अब बच्चों हमें क्या करना है? हाइपरबोलिक फंक्शन हो रहा बनाना है। हाइपरबोलिक फंक्शन को सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से आइटा रिमूव कर दो तो सीधा बता रहा हूँ आपको, साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई 2। कोस हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड बाई 2। और टेन हाइपरबोलिक आप जानते हो, साइन बाई कोस ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई जेड। और बाकी जो इनके क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। तो बच्चों बताइए, जो आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स फंक्शन और इनसे रिलेटेड जो किस टाइप के फंक्शन बनते हैं, वो सारी बातें समझ आई या नहीं आई? तो बच्चों आज के इस लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको इस चैप्टर का जो बेसिक फंक्शन का नॉलेज है, जो बातें इसके अंदर हमें आगे छोटी छोटी बातें जो काम आएगी वो सब बताइए। ठीक है बच्चों, आगे इसके अंदर हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे इसकी लिमिट पे, कंटिन्यूटी पे, उन सब बातों पे चर्चा रहेगी। और जो विशेष तरीके कुछ अलग फंक्शन होते हैं उन पे ऊपर चर्चा रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बातें आपको तैयार करनी है, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।